कि जी हिंदी की चुनौतियों को लेकर जो आपकी जिज्ञासा है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हम लोग अभी तक हिंदी की जैसी स्थापना एक स्वतंत्र देश में राजभाषा के नाते, राष्ट्रभाषा के नाते होनी चाहिए थी, वैसी हो नहीं पाई। तो उसके कई कारण हैं। बड़ा कारण ये है कि हम लंबे समय तक गुलाम रहे। जब हम स्वतंत्र हुए तो हमने तय कर लिया कि राजभाषा हिंदी हम स्वीकार कर लेंगे, लेकिन परिस्थितियां ऐसी नहीं थी। संविधान सभा को लगा कि अभी 15 साल का समय और लगेगा। फिर भी हमने ये सोचा था कि 15 सालों के बाद फिर राजभाषा हिंदी पूरी तरह से प्रतिष्ठित हो जाएगी। परंतु अभी भी आप कह रहे हैं, और बिल्कुल ठीक बात है, कि वैसा अभी भी देखने में नहीं आ रहा। उसके 2-3 कारण हैं। एक कारण तो भारत में जो बहुभाषिकता है, एक कारण वो है, और उससे भी बड़ा कारण ये है कि उच्च पदों पर जो लोग बैठे वो उनकी सोच अभिजात्यतावादी है, और इस अभिजात्यता का एक साधन भाषा को उन्होंने बनाया। आप सरल तरीके से सोचिए कि 100 में 2% लोग अंग्रेजी जानते हैं, बोलने वाले तो और भी कम होंगे, ये जानने समझने और सब मिलाकर 2% लोग। अब 2% लोगों का स्वामित्व और अधिकारिता 98% पर बनी रहे, ये एक षड्यंत्र है। आप इस षड्यंत्र की दृष्टि से विचार करिए तो आप समझ पाएंगे कि 2% की तो हमेशा ये कोशिश रहेगी ना कि 98% हमेशा शासित ही बना रहे। यह जो अभिजात्यता थी, यह जो षड्यंत्र था, या जो ये प्रयत्न था, इसे तोड़ने का काम समाज कर रहा है। हम लगातार कर रहे हैं, करते करते हमको 75 साल हो गए। हम लगभग काफी आगे भी बढ़ चुके हैं। आज सवाल वैसे नहीं है जैसे स्वतंत्रता के समय थे, काफी आगे बढ़ गए हैं। देश के लोक सेवा आयोगों ने हिंदी के अनिवार्य प्रश्न पत्र को स्वीकार किया। देश की कोई ऐसी परीक्षा नहीं है, कोई ऐसी नौकरी नहीं है जिसमें हिंदी ज्ञान के बगैर हम किसी विद्यार्थी को रोजगार में ले लेते हो। हम इस स्थिति तक पहुंचे हैं। इन्हीं आयोगों में हिंदी को चयनात्मक परीक्षा या हिंदी को क्वालिफाइंग बनाने के लिए संघर्ष हमने देखा है सड़कों पर, और इस संघर्ष को कोई लंबा कालखंड नहीं हुआ, पूरे देश में इस प्रकार का हमने देखा। लेकिन आज हम इस सफलता की स्थिति में हैं कि नहीं? हमने एक जो बड़ी चुनौती थी इस देश के शासन ने वो भी हल कर ली है। हम नई शिक्षा नीति के साथ आए हैं। यह स्वयं एक बड़ा उत्तर है नई शिक्षा नीति। आप जानते हैं कि हमने सभी भारतीय भाषाओं में मातृभाषा ऐसा स्वीकार कर लिया। मातृभाषा भारतीय भाषाओं में हो, भारतीय भाषाओं को जानने वाले हमारे नवयुवक हों, लेकिन वो नवयुवक राजभाषा को भी जानने वाले हों, ऐसी हमारी चेष्टा है। तो हम हिंदी किसी पर शासन करने वाली हो, हमारी ये न तो कल्पना है न योजना, लेकिन हिंदी का गौरव देश भर के निवासियों के मध्य हो, ये हमारी योजना। मातृभाषा में हम 8 तक पढ़ेंगे, सीखेंगे, विचार करेंगे, जानेंगे, लेकिन इस जानने के साथ साथ ही देश की राष्ट्रभाषा को भी जाने, ऐसा समाज और ऐसा वातावरण अब खड़ा हो रहा है, और ये व्यवहार में भी आ गया है। आप इस प्रकार का व्यवहार देख रहे हैं। आप ठीक कह रहे हैं। हिंदी को रोजगार से जोड़कर जब आप देखते हैं तो स्वाभाविक रूप में बहुभाषिकता वाले देश में अनेक भाषाएं हैं, तो उन भाषा क्षेत्रों में रोजगार के लिए मातृभाषा का एक सवाल बड़ा सवाल है। लेकिन उन मातृभाषाओं से हिंदी का कोई वैसा द्वेष है ही नहीं, कोई प्रतियोगिता है ही नहीं है। प्रतियोगिता बाहर की भाषाओं से, अंग्रेजी से। स्वतंत्रता के बाद से यह लड़ाई रही। इस लड़ाई को काफी विजय की मुद्रा में आज हिंदी आ चुकी है। और आप निजी क्षेत्र में आप जाएं, निजी कंपनियों में जाएं, उनके बोर्ड देखिए, आप उनके फॉर्म देखिए। यही बैंक जिनके सारे फॉर्म अंग्रेजी में होते थे, आज हिंदी में फॉर्म हम भर रहे हैं कि नहीं? सरकार आग्रह कर रही है कि नहीं? मतदाता प्रपत्र हिंदी में है कि नहीं? सारी सूचनाएं हिंदी में है कि नहीं? डीएल हिंदी में बनने लगे कि नहीं? इस काम में मैं सहमत हूं आपसे, समय ज्यादा लगा, 75 साल ज्यादा कालखंड है, और पहले हो जाना चाहिए था। लेकिन अभी भी वो जो मानसिकता है, अभिजात्यतावादी सोच है, जो 2% की सोच है, वही चुनौती है। वो पीढ़ी चली गई है, लेकिन पीछे वो एक दूसरी पीढ़ी छोड़कर गए हैं।
और वह भी उसी मानसिकता में, क्योंकि ये तर्क बड़ा सरल है ना, 2% का शासन 98% भाषा बोलने वालों पर हो, भाषा के तौर पर शासन माने कोई गुलामी की बात नहीं है। 2% वाले प्रभावी रहें, उनको लोग सल्यूट करें, उनको बड़ा बताएं, उनको ज्ञानी बताएं, उनकी किताबों का अर्थ हम नहीं समझते तो किसी ने बताया कि बड़ी अद्भुत किताब है वो अंग्रेजी की, तो हम मान लेते हैं क्योंकि हमको तो समझ में आने वाली नहीं है। हिंदी को तो हम पढ़ सकते हैं, अनुमान कर सकते हैं, स्वयं समझ सकते हैं, लेकिन अनुवाद आदि ने ये भ्रम तोड़ दिए। अंग्रेजी, बड़े बड़े कृत्रिम अंग्रेजी लेखकों की विद्वता का भ्रम आज अनुवादों ने तोड़ दिया है। तो वो भ्रम तो जाता रहा, अब केवल एक ही बाकी है, वो ये है कि वो बहुत सक्षम, समर्थ, देश को चलाने की क्षमता रखने वाले, प्रशासनिक निर्णयों में प्रबुद्ध, सामर्थ्यवान और विवेकवान, प्रज्ञावान लोग हैं। यह प्रज्ञा, यह विवेक, यह सामर्थ्य, यह शक्ति हिंदी बोलने वाले लोगों में, उनका ऐसा सोचना है कि अभी कम होगी, ये देश का नियंत्रण नहीं कर सकते, देश भर में अपनी बात नहीं रख सकते, अंग्रेजी की देश भर में स्वीकार्यता, यही सवाल बड़ा सवाल है। और हम और ये समाज, ये देश इस सवाल का उत्तर देने में लगातार समर्थ हुआ है। आप केरल जाइए, आप तमिलनाडु जाइए, आप दक्षिण जाइए, आप पूर्वोत्तर जाइए, आप देखिए कि हिंदी में व्यवहार को लेकर कोई चुनौती अब आपको नहीं महसूस करने वाली। कुछ सवाल अभी भी अनुत्तरित हैं, कई बार अनेक सवालों का जवाब, अनेक सवालों को समय के साथ हम उनका उत्तर दे पाते हैं। समय आगे बढ़ेगा, आप यकीन मानिए कि इस देश की राजभाषा के तौर पर, राष्ट्रभाषा के तौर पर, रोजगार की भाषा के तौर पर, एकता की भाषा के तौर पर, गौरव की भाषा के रूप में सभी भारतीय भाषाओं के साथ हिंदी भगनी की तरह, कोई अनुशासनात्मक ढंग से नहीं, साथ रहते हुए उनमें परस्पर संवाद, परस्पर विनिमय, परस्पर पत्रों आदि की भाषा में हम हिंदी को प्रतिष्ठित कर ले जाएंगे, ऐसा मुझे हिंदी के आचार्य होने के नाते लगता है।